ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना किसको पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है ना कि जो आपका पैसा रहता है ना वो ज़्यादातर बैंकों पे डिपॉज़िट रहता है। तो क्या इससे पैसे का वैल्यू बढ़ जाता है आपका? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉज़िट कर रहे हो तो आपका डिवॉल्यूशन ही हो रहा है पैसे का। आपको लॉस ही हो रहा है, आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है और इंडिया में ज़्यादातर लोग 3% 2% की चाह में बैंक में अपना पैसा डिपॉज़िट कर जाते हैं। देखो, वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपके मनी की सेफ्टी के लिए बेटर हो सकता है, मगर नॉट इन द सेम वे आपके प्रॉफिट के लिए वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिनके पास भी पैसा रहता है, वो इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक्स में, कंपनीज में, बॉन्ड्स में। वहाँ पे जो आपका बैंक रहता है, उनको खुद से पैसा लाना पड़ता है और उसके थ्रू उनका इनकम जनरेट होता है, रेवेन्यू उनको मिलता है। खुद से उनको पैसा लाना पड़ता है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में पब्लिक ही इतनी है, सारे पैसे दे दिए जा रहे हैं बैंक को, तो बैंक उसी पैसा को सर्कुलेट कर रहा है और पैसा अर्न कर रहा है हमारे पैसे से। अब देखो, इसमें देखते हैं कि जो आपका इनकम जनरेट होगा, किन-किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जा सकता है पैसों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक है, स्टॉक मार्केट है, आपका बॉन्ड्स वगैरह है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा कई सारे कंपनियों का कॉम्बिनेशन रहता है। उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू उस पे पैसे लगाए जाते हैं, उस पे आपको प्रॉफिट मिलता है। हालाँकि देखो, ये सब सारी चीज़ें कुछ रिस्की होती है, लेकिन अगर वेल नॉलेज है आपके पास, आपने वेल चीज़ों को पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आपको इसमें डेफ़िनेटली बेनिफिट होता है। बैंक के कई सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ऑप्शंस और भी रहते हैं। एन्युटीज़ रहती है। एन्युटीज़ मीन्स व्हाट कि आपने कुछ पैसा जमा किया है और कुछ टाइम बाद, 10 साल 15 साल बाद आपको कुछ-कुछ अमाउंट, मान लो आपने 10 लाख जमा किया है, तो 10 साल बाद आपको क्या किया जाएगा कि उस 10 लाख को हर मंथली किस्त में आपको इंटरेस्ट के साथ 7 टू 8% या फिर 10% तक आपको इसमें इंटरेस्ट दे देता है। उसके बाद रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में भी कुछ ऐसा ही होता है, आपको जैसे पीएफ वगैरह रहता है, रिटायरमेंट का भी आपको पैसा मिलता है, जो आपको एसबीआई बैंक ज़्यादातर देती है। मैंने दूसरे बैंक में तो नहीं देखा है, एसबीआई में देखा है। एक होता है पीएफ होता है और एक एसबीआई अपना खुद का भी रिटायरमेंट देती है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी ऐसे कुछ पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी ऐसे स्कीम वगैरह चलाया जाता है जिसमें आप कुछ पैसा जमा कर दो, तो रिटायरमेंट के बाद आपको वो पैसा मिलता जाएगा। सेविंग फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए सेविंग, देखो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा। एजुकेशन के लिए सेविंग भी कई बार रिस्की होता है। अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, कई सारे कंपनियों के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल फॉरेन प्रोडक्ट्स ऐसे भी रहते हैं। और आपका एक होता है काफ़ी डेंजरस, क्रिप्टो करेंसी, जो आपका रहता है कॉइन ऑफरिंग, जो काफ़ी डिजिटल करेंसी, जो आजकल काफ़ी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है। कमोडिटी फीचर्स, कमोडिटी फीचर्स में हम लोग उसको लेके चलते हैं, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। फिर सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी फीचर में जैसे आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह रहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस। तो इस सब में भी आपका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो ना। उसी इसमें से सबसे मोस्ट गारंटेड कौन सा रहता है? देखो, गारंटेड रहता है आपका कमोडिटी फीचर, जिसमें आपके गोल्ड वगैरह आते हैं। मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, आप उसमें समझोगे कि कैसे ये ज़्यादा नॉट फ्लेक्सिबल रहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेविंग फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए भी जो आपका सेविंग रहता है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आपको रहता है कि अगर मान लो बच्चे को पढ़ा रहे हैं और मान लो कल को बच्चा नहीं पढ़ा, नालायक निकल गया, तो फिर क्या होगा? पैसे के मैंने वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ होता है, लेकिन समझते हैं कमोडिटी फीचर के बारे में, समझते हैं। हालांकि ये इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन इंडियंस कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे? बैंक में। बैंक में जाकर रख देंगे, 2.5% के रेट से इंटरेस्ट लेते जाएंगे। खुश है भाई, 1,000 रुपया बढ़ गया, 1 लाख रुपये, वाह! कितने खुश हो जाएंगे 3 महीने में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं, इसलिए तो वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट से ही पैसा खींच लिया जाता है, उसके बाद कंपनी बड़ा कैसे नहीं होगा? हम अब देखो, एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, इन्फ्लेशन रेट क्या है इंडिया में 2022 का। देखो 4.88%, 2021 में 5.56, ये तो आपका एक्सपेक्टेड है, इतना रहेगा। 2000 में 6.18%। देखो 2021 में आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.56% है। चलो जो भी है, हम लोग मिनिमम, ये कोरोना काल था तो इसको इग्नोर कर देते हैं। 2019 में 4.76% है। आपको बैंक कितना परसेंट दे रहा है? जनरल रखोगे तो 2.5, मोस्टली आपको 3% तक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, एफडी वगैरह भी करा लियो तो मोस्टली आपको 7% तक इंटरेस्ट दे रहा है। कुछ ज़्यादा भी और दूसरे प्रोडक्ट्स में लगा लियो तो 10% 12% तक दे रहा है। ओके, तो चलो ये 10% 12% तक दे रहा है, ये बहुत रेयर देता है। 10% 12% तक काफ़ी ज़्यादा रेयर रहता है। 3% आप बैंक में रख रहे हो पैसा, और इतना आपका इन्फ्लेशन रेट है, तो क्या आपका पैसा का वैल्यू आपको सेम इक्वल मिला? आपको मिला ही नहीं, पैसा का वैल्यू तो इक्वल मिला ही नहीं, आपका तो लॉस हो गया ना। कितना का लॉस हो गया? 1.76% का आपको लॉस हो गया यहाँ पे। हालांकि ये सब प्रोडक्ट में कुछ हद तक आपको फायदा होगा, लेकिन मैं आपको ये और डेटा बताता हूँ ना, आप समझो जरा सा। हेल्थ इन्फ्लेशन देखते हैं, 8.4% का हेल्थ इन्फ्लेशन है। आप 7% पे लगा के आओ कहीं पे इंटरेस्ट पे, 10 साल बाद मिलेगा। ये देखो, आपका हर साल 8.4% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है।
मतलब क्या आपको बेनिफिट हो रहा है उस पैसे से? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि थ्री, मान लो अगर 3% नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, 7% भी है, तो 8.4% इन्फ्लेशन रेट हो गया, तो आपको बेनिफिट क्या हुआ? आपका इस साल का ना 8.4% है। अब 7 साल के लिए आप जो भी 7% 10% का रहता है, जो आपको इंटरेस्ट देता है, वो आपको 10 साल 20 साल के बाद का रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है हेल्थ का वो 8.4 ही रहेगा, 12 नहीं हो जाएगा, वो भी 20 नहीं हो जाएगा? तो 12-20 हो जाएगा, तो मान लो ये 12% का था इंटरेस्ट रेट का, तो आप समझ लो इन्फ्लेशन रेट, आपका पैसा डिवैल्यूट हो गया, आपका पैसा का जो वैल्यू था वो कम हो गया। तो ये सिचुएशन तो हो ही रही है। 7.7% था मई एंड जून में। और भी कई सारी चीज़ों का आप देख सकते हो, मेडिसिन में जा रहा है वो 8.6% का इन्फ्लेशन रेट है, मेडिकल टेस्ट में 6.2% का है, हॉस्पिटल चार्जेस में 5.9% का है, कंसल्टेशन फीस में 4.5% का है, एजुकेशन फील्ड में कई सारी चीज़, आपको तो नेसेसरी चीज़ भी है ना, तो उन सब चीज़ में भी इन्फ्लेशन हो रहा है। आप देखो इन्फ्लेशन 90 रुपीज़ लीटर आपको मिलता था, ऑयल मिलता था, क्रूड ऑयल, कितना पड़ रहा है अभी? 190, 200 तक कहीं ना कहीं आपको जो ईटिंग ऑयल है, एडिबल ऑयल है, सॉरी, हाँ एडिबल ऑयल है, वो पहुंच गया। पेट्रोल था, पेट्रोल आप देखो 75 पे था, 65 पे था, 100 पहुंच गया। तो ये सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे। इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बैंक में? 3%, 5%, 7%। आप फिर भी खुश हो यार कि पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। देन पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा तो लॉस हो रहा है। तो आपको क्या करना है ना, इन सब चीज़ों में जो चीज़ बेहतर है उनमें इन्वेस्ट करना है आपको। आपको प्रॉपर्टी पे, जो आपका प्रॉपर्टी वगैरह रहते हैं, है ना, रियल एस्टेट के बिजनेस में, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। मोस्टली आप देखोगे कमोडिटी फीचर, मैं आपको कमोडिटी फीचर का एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ कैसा रहता है। तो ये देखिए, पिछला जो आपका 100 साल का यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पर गोल्ड का प्राइस कैसा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें इन्वेस्ट करना बेनिफिशियरी होता है या नहीं होता है। देखो यहाँ पर 1969 था, 6% इंक्रीज किया, 16%, फिर देखो 48%, 73%, 67%। अच्छा 67% प्रीवियस वाला से 67% है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर कब आया, 1979 में 133%। यहाँ पर कुछ जगह पर सिचुएशन पे वो डिक्रीज भी किया है जो गोल्ड का प्राइस है, लेकिन उसका भी कुछ रीजन था, क्योंकि वहाँ पर कोई जगह आप देखोगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, ये आया, फिर आपकी 1975 का इमरजेंसी आया, वार हो रहे थे इंडिया में, इमरजेंसी लग रही थी, तो उस कंडीशन में भी ये सब चीज़ हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण भी ये सब हुआ है। यहाँ पर देखो आपको 1979 में 133% का आपका इंक्रीमेंट हुआ। आप हाल का देख लो ना, करंट का देख लो, करंट में 2019 में देखो 18% का, उसके बाद 24% आपके इस बेस ईयर से, ठीक है, फिर उसके बाद 5.82% का डिक्रीमेंट हुआ। अच्छा डिक्रीमेंट देख के दुखी लग रहा है, मत दुखो। मान लो अगर 2019 में ले रहे हो, तो आपको कितना क्लोज ईयर इतना था, मान लो इतना पे क्लोज हुआ, आप उसको 2 साल बेचोगे 2021 में, तो आप देखो उसका प्राइस बढ़ा, बढ़ा या नहीं बढ़ा? 1523 था, आप देखो 78.4 हो गया। तो आप कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर आपका मनी का डिवैल्यूएशन हो रहा है? इसके कंपैरिजन में भले आप कर सकते हो कम हुआ, लेकिन अगर आप 2019 में लिया था, देखो यहाँ पर पैसा बढ़ गया। ये तो जो आपके इंटरनेशनल मार्केट की इनस्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है, लेकिन हमेशा आप जब भी गौर करोगे, जो आपका गोल्ड का प्राइस रहा है वो हमेशा बढ़ते रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो। साथ ही और भी जो भी आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, वो भी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी रहते हैं, क्योंकि ट्रस्टेबल चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छे से डिटेल्स चाहिए, देन ओके, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँ, जिसमें मैं आपको सबके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँ, ताकि आप समझ सको कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना, इज दिस अ गुड थिंग और इज दिस अ नॉट गुड थिंग। हालांकि मैंने एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था कि आपको एक थोड़ी सी समझ होनी चाहिए जब भी आप कहीं पर पैसे लगा रहे हो, तो कि आपको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।